तो नॉवेलिस्ट ऑफ अर्ली विक्टोरियन पीरियड को स्टार्ट हम करेंगे, एक लंबा लेक्चर होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। सो ब्रेन जो है उसको जरा एक्टिवेट करते हैं स्टूडेंट्स, में से एक एक जवाब इसको दीजिएगा। अच्छा, ये बताएं कि जो ओल्ड पीरियड था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, उसमें डोमिनेंट जॉनरा कौन सा था? पोइट्री सर जी। पोइट्री, बिल्कुल ठीक है, ऐसा का जवाब है पोइट्री। और इस टाइम पोइट्री ही डोमिनेट थी और उसकी कई वजूहत हम डिस्कस कर चुके हैं। मिडिल इंग्लिश में क्या डोमिनेंट था? कोई और? रोमांस। शाबाश, क्या ख्याल है? मुझे आवाज नहीं आई सही, शायद कट गई थी। कोई और? रोमांस। 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 रोमांसेस जो है, रोमांस। उसके बाद पीरियड आता है हमारे पास रेनेसा। रेनेसा में क्या डोमिनेट किया? ड्रामा। ड्रामा है, ड्रामा ने। ड्रामा था। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आता है जी प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज में क्या? पोइट्री। पोइट्री। गुड, पोइट्री ने डोमिनेट किया। और उसके बाद अगर हमारे न्यू क्लासिकल एज ओवरऑल अगर हम, तो कौन सा जॉनरा डोमिनेट था उसके ऊपर? प्रोज। प्रोज, एज ऑफ प्रोज। एज ऑफ प्रोज कहते हैं। और पोइट्री भी प्रोज थी। विक्टोरियन एज के अंदर, विक्टोरियन एज के अंदर डोमिनेट जॉनरा जो है वो कौन सा है भला? मेरे ख्याल नॉवल। नॉवेल जो है। इसका मतलब है कि नॉवेलिस्ट, ऐसे नॉवेलिस्ट है हमारा वास्ता पढ़ने वाला है, जिनमें हम अर्ली नॉवेलिस्ट अर्ली एज में भी देखेंगे विक्टोरियन, और फिर लेटर में भी देखेंगे, दोनों जगहों पे हमें ये बड़े डोमिनेंट मिलेंगे। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पढ़ाया भी जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये इसको लाइक भी किया जाता है, बहुत से लोग इसको पढ़ाना भी पसंद करते हैं। या हमारे सिलेबस डिजाइनर जो है उनको ये क्यों पसंद है, ये भी आज आपके लेक्चर में बात खुल जाएगी कि हमारे सिलेबस डिजाइनर को विक्टोरियन एज इतनी फैसिनेट क्यों करती है, या हमारे यहाँ वो पढ़ाते क्यों है। ये आप मुझे एंड पे जवाब दीजिएगा जब चीजों को समझते हुए। ओके, इंट्रोडक्शन ये है कि इन द अर्ली विक्टोरियन पीरियड द नॉवेल मेड रैपिड प्रोग्रेस. Novel reading was one of the chief occupation of the educated public and the material had to be found for every taste. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एजुकेशन भी बहुत डेवलप हो गई थी। हमने लास्ट सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को सेट करते हुए ये बात समझ ली थी किस तरह सोशल कंडीशन चेंज हो रही थी। और अब पब्लिक के पास जो है ना, अब ज्यादा जब लोग पढ़े लिखे हो गए थे तो उनके पास एक एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए थी ना, तो एंटरटेनमेंट का जो सोर्स है वो भी रीडिंग में ही प्रोवाइड हो रहा था, और वो आ गया था नॉवेल। ठीक है, नॉवेल भी आप देखते हैं, आपको पता है कि सबसे कहते हैं कि बड़ी सिंपल सी एक बात मशहूर है कि अगर आप कभी लाइब्रेरी जाएं और लाइब्रेरी जाके आप बस लिटरेचर वाली वो साइट पे जाएं, तो जहाँ पे लिटरेचर की बुक्स लगी हैं, नॉवेल्स लगे हुए हैं, तो आप बड़े दूर से बता देंगे कि ये शेल्फ जो है विक्टोरियन शेल्फ है। फौरन से आप दूर से गेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि विक्टोरियन नॉवल जो है ये बल्कि होते हैं साइज में, ये मोटे मोटे नावल लिखे गए हैं विक्टोरियन एज के अंदर। और उसकी एक वजह है कि राइटर ने कोई वो एक ही दफा लिख के पब्लिश नहीं करवाए, वो एक होल पिक्चर नहीं देते थे, बल्कि अक्सर नॉवेल्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में आते थे। तो वीकली उनकी इंस्टॉलमेंट्स आती थी, और कई नॉवल आप हैरान होंगे ऐसे नॉवल हैं जिन पे जो बेसिकली खत्म हो गए, उनकी 25-30 किस्तें थी, 25 पे आके वो खत्म हो गए, और नॉवलिस्ट चाहता था मैंने इसको खत्म करना है स्टोरी को, और बाद में उसको इतने लेटर आए एडिटर को कि वो अखबार वाले या वो मैगजीन वाले जिनका वो काम चल रहा था, बिजनेस था, उन्होंने आथर को फोर्स किया कि आप जो है ना कुछ वीक और ले जाएं इसको आगे, क्योंकि अगर हमने इसकी और एपिसोड्स और इंस्टॉलमेंट्स ना डाली तो हमारा ना सिर्फ कारोबारी नुकसान हो जाएगा बल्कि पब्लिक नाराज हो जाएगी। और इसके करते आपके विक्टोरियन नॉवेल्स में देखेंगे कि एंड बहुत पहले हो गया और कहानी फिर भी चलती जा रही है, और 2-4 चैप्टर जो है ना ऐसे ही लिख दिए गए हैं जिनका कोई खास मकसद आपको नजर नहीं आता। अब आपको हो सकता है आपके ज़हन में वगैरह से कोई नावल भी आ रहा हो।
सो यहाँ पे नॉवल जो है वो चीफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, लेकिन था पढ़े लिखी क्लास के लिए। इस वजह से आप अब देखते हैं ना, आज का जो माहौल चेंज हो चुका है। अब क्या है कि सोशल मीडिया आ गया है। अब सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं सिर्फ एंजॉय कर सकते, ये जो आप वीडियोस देखते हैं लोग बनाते हैं, ये ऑडियो जो है हमारे लेक्चर भी मौजूद हैं, जैसे कि ये जो सोर्स है अब ये अनएजुकेटेड इलिटरेट लोगों को भी साथ लेके चलता है। ये असल में न्यू डायमेंशन आ गया एंटरटेनमेंट का। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, अभी टेलीविजन भी नहीं आया था, ठीक है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि चीफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था एजुकेटेड क्लास के लिए, और एजुकेशन भी रैपिडली डेवलप हो रही थी अब। So a number of the brilliant novelists showed that it was possible to adopt the novel to almost all purposes of literature whatsoever, ठीक है। तो हर तरह का लिटरेचर जो है, हर तरह के टेस्ट के लिए हर टाइप के नॉवल लिखे गए, ठीक है। So in fact, if we want to understand this intellectual life of the period, we need hardly go outside the sphere of the fiction. तो अगर आपने विक्टोरियन एज को समझना है तो शायद ही आपको उनके किसी और राइटर, किसी और जॉनरा की आपको जरूरत पड़े। अगर आप सिर्फ उनके नॉवल को स्टडी कर लें तो आप उनके सोशल फैब्रिक को, जो सोशल सिस्टम है, उनके जो वैल्यूज हैं, वो सारी उसकी रिफ्लेक्शन, सोशल हिस्ट्री आपको सारी की सारी नॉवल में नजर आए। So that is why we call that the dominant genre of the age. The novels produced during the period took various shapes. हम इन novels को as sermons की तरह भी लेते हैं, कुछ लोगों ने ऐसे बिल्कुल सोर्स ऑफ एजुकेशन बना लिया लोगों के लिए। sermons हैं, political pamphlets की शक्ल में हैं, political discourses हैं, social essays हैं, autobiographies हैं, and poems in prose भी हमें नजर आते हैं कुछ लोगों ने। यानी हर तरह के एक्सप्रेशन के लिए जो मीडियम था बेसिकली वो नॉवल बन गया था। जैसे इससे पहले हम रोमांटिक एज में देखते हैं, शायद रोमांटिक एज का मैंने जॉनर ही नहीं पूछा, आई थिंक वो यकीनन पोइट्री था। और आप देखते हैं कि रोमांटिक एज में जब पोइट्री डोमिनेट करती है तो जो नैरेटिव है, जो स्टोरीज हैं, वो भी पोइट्री के फॉर्म में लिखी जाती है, यानी नैरेटिव भी पोइट्री में आ जाता है। डोमिनेट जॉनरा में ही उनका सर्वाइवल होता है, ठीक है। और इसी वजह से आप देखते हैं कि जब ड्रामा डोमिनेट था रेनेसां पीरियड के अंदर, तो उस टाइम पे आप देखते हैं जो पोइट्री है, जो पोइटिकल एक्सप्रेशन है, वो भी ड्रामा में सर्वाइव करता है खुद को, इसलिए पोइटिकल ड्रामा लिखे जाते हैं। तो अब ये हाल है कि नॉवेल इतना फेमस हो गया, इतना डोमिनेट हो गया कि कुछ लोग जो हैं वो जो पोइटिकल स्किल्स हैं उनको भी नॉवेल्स में ही रख के बेचते हैं। सो द थिएटर व्हिच कुड राइवल फिक्शन हैड फॉलन ऑन इवल डेज। एक ही तरफ से कोई राइवलरी हो सकती थी नॉवल की, वो था कि थिएटर लोगों को अट्रैक्ट करता, एक सोर्स ऑफ, लेकिन वो उस पर तो बड़े बुरे दिन चल रहे थे। कोई एक्ट आ गए थे, लाइसेंस आ गए थे, पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया था, और इस तरह की चीजों ने थिएटर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सो एंड डिड नॉट रिवाइव टिल द लेटर हाफ ऑफ द 19th century। थिएटर तो बाद में जाके रिवाइव होगा। सो द अर्ली विक्टोरियन पीरियड सा द हेडे ऑफ द इंग्लिश। तो ये जो टाइम है, जिस टाइम में हिस्ट्री के टाइम में हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं, ये वक्त कौन सा वक्त है? नॉवल का टाइम है। तो इस पीरियड में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं वो नॉवेलिस्ट हैं कौन से, जिनके बारे में हमने जानना है, उनको समझना है और उनको याद भी करना है। और यकीनन एट द एंड जो है आप पे एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आपका टेस्ट भी होगा। बस चाय भी खत्म होने वाली है। Two most outstanding novelists of the period were Dickens and Thackeray. लीडिंग नॉवेलिस्ट तो जो हैं, जैसे अर्ली विक्टोरियन पीरियड में हमने पढ़ा कि जो लीडिंग पोएट्स हैं, वो कौन से हमारे लीडिंग पोएट्स अर्ली विक्टोरियन एज के, बल्कि आपको बताना चाहिए। सर टेनिसन था, टेनिसन है, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग। बिल्कुल ठीक है। टेनिसन एंड ब्राउनिंग दो लीडिंग थे, और बाकी हमने उसके साथ जो है 2-3 पोएट्स और भी पढ़े। तो नॉवेलिस्ट में बिल्कुल वही उसी तरह के एक सिमिलर पैटर्न है।
डिकन्स और थैकरे ये लीड कर रहे थे. Beside them there were a number of the minor novels, among whom the important ones were, ये हमने चंद इंपॉर्टेंट लिए हैं, बहुत ज्यादा तादाद है माइनर नॉवलिस्ट की. तो अगर हम सारे को डिटेल में लें तो बहुत टाइम चाहिए होगा उसके लिए. Almost Charles Dickens 17 novels have written. क्योंकि यही सोर्स ऑफ इनकम भी उनका यही था और पीपल का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी यही था. सो इनमें जो इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट, अदर हम नॉवेलिस्ट को देखते हैं, उनमें डिसराइली हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, मिसेस गैस्कल हैं, चार्ल्स किंग्सली, चार्ल्स रीड, विल्की कॉलिंस एंड ट्रॉलोप. तो ये चंद नॉवेलिस्ट हैं, इनको हम कहते हैं कि लीड कर रहे हैं डिकन्स और थैकरे, और ये उनकी बाकी माइनर एक टीम है. इसके अलावा भी नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे सबको नहीं मेंशन कर रहे. सो द वॉइस ऑफ देयर टाइम, ये हमने एक नेक्स्ट स्लाइड का जो हेडिंग चुना, द वॉइस ऑफ देयर टाइम. ऑल दीज नॉवेलिस्ट हैड अ नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी. अभी सारा ग्रुप जो है अर्ली विक्टोरियन क्यों बन गया, ये एक ग्रुप में कैसे हैं, इनमें कुछ तो सिमिलैरिटी है, यकीनन है. इन द फर्स्ट प्लेस दे आइडेंटिफाइड देमसेल्फ विद देयर एज. ठीक है, वो अपने आप को बिल्कुल एक विक्टोरियन एज, विक्टोरियन टाइम जो है, उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उसके साथ ही हम हमें नजर आते हैं. एंड वर इट्स स्पोक्समैन, वेयर एज द नॉवेलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन वर क्रिटिकल. तो इनमें और लेटर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस भी है, और वो ये है कि ये स्पोक्समैन है ऑफ देयर एज. ठीक है, द वॉइस ऑफ देयर टाइम है, जबकि लेटर विक्टोरियन जो नॉवेलिस्ट आएंगे वो हमें अपने वक्त पर क्रिटिसिज्म करते नजर आएंगे. दे आर क्रिटिकल ऑफ द टाइम एंड इवन होस्टाइल टू इट्स डोमिनेंट अजम्पशंस. ठीक है, उन्होंने अपने टाइम की जो डोमिनेंट अजम्पशन है उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है. जैसे हार्डी जो है, उनका काम आप देखते हैं कि सोशल सिस्टम पे वो एक सीवियर क्रिटिसिज्म करते हैं सोसाइटी के मॉरल्स और उनके सिस्टम्स. लेकिन जो अर्ली विक्टोरियंस हैं, दे आर द वॉइस ऑफ देयर टाइम. अगर उनका क्रिटिसिज्म है भी ना, उनके काम में अगर थोड़ा बहुत सोशल प्रॉब्लम हाईलाइट होते नजर आते हैं तो बड़े लाइटेड टोन में नजर आते हैं. इनकी क्रिटिसिज्म बड़ी जो है ना वो ह्यूमरस टाइप की है, वो प्यार मोहब्बत वाली है, उसमें कोई फैटलिज्म आपको नजर नहीं आता. ठीक है, this sense of identity with their time is of a cardinal importance in any consideration of the early Victorian novels. तो ये उनके cardinal एक जो है एक सेंस है, आइडेंटिटी जो इनका अपने टाइम के साथ आइडेंटिफाई करना है. So it is not that these novelists were uncritical of their country and age, but their criticism are much less radical than those of the Meredith and Hardy. Hardy और Meredith के मुकाबले में जो लेटर नॉवेलिस्ट हैं उनको हम देखेंगे सेपरेटली, वो क्रिटिकल है. ठीक है, और ये इनका क्रिटिसिज्म अगर है भी, मैं पहले कह रहा हूँ, बहुत लाइट किस्म का क्रिटिसिज्म, बहुत ह्यूमरस किस्म का क्रिटिसिज्म. उसमें जो है वो शदीद तनकीद नहीं है, कोई रेडिकल किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं है जो हार्डी और मैरेडिथ में मिलती. They accepted the society in which they criticize it, as many of their readers were doing in a light-hearted manner. ठीक है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी को और अपने आप को फुली एसोसिएट करते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम. और दे वॉइस द डाउट्स एंड द फियर्स ऑफ द पब्लिक, बट दे आल्सो शेयर्ड देयर जनरल अजम्पशंस. ये है इसका द वॉइस ऑफ देयर टाइम है. यहाँ पे आपसे सवाल जो ये हो सकता है कि इनमें आइडेंटिफिकेशन है तो लेटर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट में हमें क्या बात समझ आती है, उनके साथ एक फर्क भी हमारे पास आता है. और एक और फर्क भी है, वो है कि दे आर ऑप्टिमिस्टिक टोन जो है. Now let us examine these general assumptions of the early Victorians which these novelists shared. In the first place, in spite of the fact that they were conscious of the havoc caused by the Industrial Revolution, although Industrial Revolution आ रहा है, उसके प्रॉब्लम को ये समझ भी रहे हैं कि Industrial Revolution से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं. अगर फायदे हो रहे हैं तो वहाँ नुकसान भी हो रहा है सोसाइटी. The presence of the mass poverty, वो हमें इनको नजर आ रही है, and the accumulation of the riches in a few hands. कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है, जहां कैपिटलिज्म में चाहे या ना चाहे दौलत तो चंद हाथों में रहती है और मेजोरिटी हमेशा ही गरीब रहती है. So yet they believed, like the common Victorians, that these evils would prove to be a temporary.
लेकिन इनका टोटल यकीन क्या है, सारे नॉवेलिस्ट का इकट्ठा एक जो सेंस है वो क्या डेवलप इनके अंदर है कि ठीक है, दीज आर सोशल इविल्स, बट दीज सोशल इविल्स आर टेम्पररी, कि ये खत्म हो जाएंगे, ये थोड़े दिनों की बात है, और ये जो हम तरक्की कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, अल्टीमेटली जो बेहतर हो जाएगी। दैट ऑन द होल इंग्लैंड वाज ग्रोइंग प्रॉस्परस। और वो जो होल पिक्चर देखते हैं ना, कहते हैं कोई बात नहीं, चंद लोगों को अगर प्रॉब्लम है भी तो कलेक्टिवली हम ग्रो कर रहे हैं, विच वॉज एविडेंट फ्रॉम द एनॉर्मस इंक्रीज इन द मटीरियल वेल्थ। और ये चीज एविडेंस के पास क्या है कि बहुत ज्यादा लोग जो है अब वो अमीर होते जा रहे हैं। तो ये अपने टाइम के ऊपर ये बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, इनको कॉलोनाइजेशन बिल्कुल नजर नहीं आती, इनको दूसरी इंसानियत को गुलामी बिल्कुल नजर नहीं आती, इनको गरीबी अपने इर्द गिर्द बिल्कुल नजर नहीं आती है। सोसाइटी में जो कंट्रोडिक्शंस हैं अगर इनको नजर भी आती हैं तो इन टोटलिटी ये अपने सिस्टम के साथ हैं और समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, मटेरियल वेल्थ आ रही है। एंड द फिजिकल एमिनिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन, कि ओवरऑल हम सिविलाइज्ड हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, एंड दैट देयर वाज नो रीजन व्हाई दिस प्रोग्रेस शुड नॉट कंटिन्यू indefinitely. So their tone is optimistic tone. आप अगर इनको आइडेंटिफाई करेंगे ना कलेक्टिवली तो वो इनके अंदर एक ऑप्टिमिस्टिक हमें टोन मिलती है। उसके बाद जो है ना, हम इनकी एक और अहम बात जो विक्टोरियन के बारे में है, मशहूर है, वो है इनकी मोरालिटी। सो फैमिली शेक्सपियर एंड मोरालिटी ऑफ द विक्टोरियंस, ये मैंने टाइटल चुना है इस स्लाइड में से, फैमिली शेक्सपियर, ताकि आपको समझ आए कि फैमिली शेक्सपियर क्या होता है। शेक्सपियर, फैमिली शेक्सपियर, ये क्या टर्म है। मोरालिटी ऑफ द विक्टोरियंस का इसके साथ ताल्लुक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट व्यू व्हिच दीज नॉवेलिस्ट शेयर्ड विद द पब्लिक वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ respectability, which attached great importance to superficial morality in business as well as in domestic and sexual relations. तो चाहे वो डोमेस्टिक रिलेशन हो, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप हो, एक सुपरफिशियल इनके यहाँ मॉरल कॉन्सेप्ट्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं। मिडिल क्लास जो नई डेवलप हुई है उनके साथ एक नई मोरालिटी भी डेवलप हो गई है। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नथिंग वर द डिक्टम्स which the Victorians honored in their business relations. ठीक है, their attitude to sex had undergone a great change. Frank recognition and expression of the sex had become taboo. अब sexual relation के ऊपर, सेक्स के ऊपर जो बात करना है वो टैबू हो गया है, और ये इस चीज को अब समझा जाता है कि ये बुरी बात है, बल्कि सेक्स करना ही बुरी बात समझी जाती है। So Fielding's Tom Jones was kept out of the way of women and children. आप अंदाजा लगे कि फील्डिंग का जो नॉवल है वो टॉम जोन्स, पिछली जनरेशंस में वो खुलेआम पढ़ते रहे हैं, शेक्सपियर के ड्रामे स्टेज होते रहे, उन्हें परवाह नहीं थी। सोसाइटी में अब एक नई मॉरल वैल्यूज डेवलप हो गई हैं, और वो जो आथर है फील्डिंग्स का टॉम जोन्स बात कितनी दिलचस्प बात है, आउट ऑफ द विमेन, कि ये औरतों और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, ये जो था फील्डिंग्स टॉम जोन्स है। उसके बाद टॉमस बॉल्डर publisher था, who published his Family Shakespeare, which contained the original text of the Shakespeare's play, from which were omitted those expressions which could not be with propriety read aloud in a family. और जिन पार्ट्स को फैमिली के साथ हम नहीं पढ़ सकते थे, तो फैमिली शेक्सपियर के नाम से उन्होंने फैमिली शेक्सपियर की बुक पब्लिश की, जहाँ पे आप बच्चों और खवातीन के बीच में बैठ के शेक्सपियर घंटा होता है कि कार छड़ दिया हूं। आपकी तरफ से शोर आ रहा है सवेरा, मुझे म्यूट करना पड़ा, उन्होंने गलती से अनम्यूट कर दिया था खुद को। ओके, सो थॉमस बॉल्डर में हम बात कर रहे थे मोरालिटी जो है। फैमिली शेक्सपियर आ गया, शेक्सपियर के भी प्लेस को एडिट कर दिया गया, और उनमें शेक्सपियर ने जो पार्ट्स खुद लिखे थे, पब्लिक के सामने रखे थे, प्रेजेंट किए थे, अब वो पढ़े भी नहीं जा सकते साथ बैठ के, और एक नई मोरालिटी जो डेवलप, इट इज कॉल्ड द विक्टोरियन मोरालिटी। सो नॉवेलिस्ट आर नाउ इमर्ज्ड एज ए टीचर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर कलेक्टिवली आप इन सब ग्रुप को देखना है तो इनकी जो मेंटालिटी है
वो टीचर्स वाली मेंटालिटी बन गई है। जैसे हम लोग तो चलो टीचर है, हमारा काम होता है सिखाना, हम हमारी तो ड्यूटी है, जॉब है, और अगर वो असरात हमें अपने घर में भी ले आते हैं, दोस्तों में भी कहीं कहीं हमें नजर आते हैं कि हम टीचर बन जाते हैं वहां भी, तो हमें इल्जाम, बुरा इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हमारा दिन रात चूंकि जॉब होता है टीचिंग, और टीचर का काम है कि वो गाइड करता है, रहनुमाई देता है, माशरे को भी हमारी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए होल भी। लेकिन नॉवलिस्ट तो एक आर्टिस्ट होता है, सो एक आर्टिस्ट जो है वो अब टीचर का बिहेवियर उसके अंदर हमें नजर आता है। द नॉवलिस्ट वर नॉट फार बिहाइंड इन प्रोपोगेटिंग द विक्टोरियन आइडियल। अब जो विक्टोरियन नए वैल्यूज और आइडियल्स डेवलप हुए हैं, उनका प्रोपोगेंडा जो हमें नजर आता है, उनकी प्रीचिंग हमें नजर आती है। यहाँ प्रोपोगेटिंग हम इस वजह से भी कह रहे हैं, नेगेटिव एक टर्म डाल दो, कि स्प्रेड करना विलिंगली किसी आइडियोलॉजी को। So Trollope wrote in his autobiography, the writer of the stories must please or he will be nothing, and he must teach whatever he wish to teach or not. तो Trollope खुद लिख रहे हैं अपने बायोग्राफी में कि वो जो टीच एंड डिलाइट है ना, वो दोनों, वो होरेशियन कॉन्सेप्ट जो है, वो उसको सामने रखकर ऐसे लगता है ये काम कर रहे हैं। How shall he teach lessons of the virtue and the same time make himself a delight to his readers? ठीक है, although ये क्वेश्चन होगा, but the novelist, if he have a conscience, must preach his sermons with the same purpose as the clergyman and must have its own system of ethics. तो novelist जो है वो कह रहे हैं कि इनके पास सिस्टम ऑफ एथिक्स होना चाहिए, इनको एज ए क्लर्जी की तरह, एक प्रीचर की तरह अपनी जो है वो आइडियल्स हैं, अपना एथिकल सिस्टम है, उसको प्रीच करना चाहिए। लोगों को हमें एथिकल बनाना है, लोगों को गुड बनाना है। इफ ही कैन मेक वर्च्यू alluring and vice ugly while he charms his readers instead of wearing them, ठीक है। तो अगर को वर्च्यू को उसे एल्यूरिंग करके प्रेजेंट करना है कि जो अच्छे काम करते हैं देखिए उन कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छा होता है, और जो वाइस कैरेक्टर हैं, जो बुरे काम करते हैं, देख लें उनका अंजाम कितना बुरा होता है, वो हमने प्रेजेंट करना है। When men in their pages have been described as dishonest and women as immodest, have they not ever been punished? Definitely they are punished. So उनके जो कैरेक्टर हैं, अगर वो बुरे काम करेंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, तो क्या उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलेगी उनको सजा, और क्योंकि एक प्रीचर की तरह विक्टोरियन नॉवेलिस्ट लिखते थे। सो सच हैव बीन द टीचिंग ऑफ थैकरे, ऑफ डिकन्स एंड जॉर्ज एलियट। इवन जो लेटर विक्टोरियन में भी हमें मिलता है ये ट्रेंड कहीं ना कहीं, जैसे एलियट के अंदर है, जॉर्ज एलियट के अंदर। तो यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं थोड़ी देर, और ब्रेक करनी पड़ेगी। सर आज ना लें। ओके जी, नॉवलिस्ट हम पढ़ रहे हैं ऑफ द अर्ली विक्टोरियन पीरियड। हो सकता है प्रेजेंटेशन ना हो, बीच में मुझे आवाज आ गई है, डोंट वरी, पॉसिबिलिटी ऐसे ही लग रही है। आज का लेक्चर एक लेंथी लेक्चर है, थोड़ा लंबा है, अभी हमने नॉवलिस्ट स्टार्ट भी नहीं की, अभी तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारों को हमने समझना है, और फिर आपका टेस्ट भी होना है आज ही कि इनके काम क्या हैं, इनका मिजाज क्या है, इनमें फर्क क्या है, कई डायमेंशन से क्वेश्चन हो सकते। सो अभी लास्ट जो स्लाइड थी इसमें हमने समझा, क्या समझा था कि नॉवेलिस्ट एज ए टीचर ऑफ द सोसाइटी, दे इमर्ज्ड एज ए टीचर, एज ए प्रीचर, एज ए गाइड ऑफ द सोसाइटी। उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली थी कि माशरे के ऊपर हमने इसको ठीक करना है, माशरे को। ये किसी हद तक आपको पता है क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग है, समझते हैं ना, क्लासिकल वे ऑफ थिंकिंग वो यही होता है जहाँ डायडेटिसिज्म आ जाए, जहाँ माशरे की जिम्मेदारी लिए बैठे हों, जहाँ आप खुद को प्रीचर समझते हो, टीचर समझते हैं, ठीक। तो हमारे पास पहले नॉवेलिस्ट आते हैं, लीडर नॉवेलिस्ट जो हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड के सबसे बड़े नॉवेलिस्ट, वो हैं चार्ल्स डिकन्स, बहुत फेमस हैं। और जैसे हसन शायद बीच में बात भी कर चुके थे, इन्होंने 15 नॉवल लिख रखे हैं, 50 नॉवल। आज इससे ज्यादा नॉवल लिखने वाली शख्सियात मौजूद हैं, 60 नॉवेल्स वाली भी आएंगी, लेकिन अपने टाइम पे, लेकिन इनके जो नॉवल हैं, अच्छा जिन्होंने 60+ नॉवल लिखे हैं ना, अगाथा क्रिस्टी वगैरह जो हैं, लेकिन उनके जो नॉवल है ना वो बहुत छोटे होते हैं, वो उनका साइज बहुत कम होता है। वो चार्ल्स डिकन के नॉवल की बल्क को अगर देखें तो 15 नॉवल में भी हमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये विक्टोरियन नॉवलिस्ट है भाई, बल्कि नॉवल है, मोटे मोटे नॉवल है, दूर से ही लाइब्रेरी में पहचाने जाते हैं। सो डिकन इज द चीफ अमंग द अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट। सो यहाँ पे मैंने शायद मेंशन है कि हाउ मेनी नॉवेल्स आर रिटन बाय चार्ल्स डिकन?
अभी मैंने यहाँ बता दिया आपको 15। अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट में ये सबसे लीडर है, इनफैक्ट द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंग्लिश नॉवलिस्ट सो फार। ठीक है, अभी तक भी अगर इंग्लिश नॉवलिस्ट की हिस्ट्री निकाली जाए तो सबसे ज्यादा जिनको आइडियलाइज किया जाता है, जिनके नॉवेल्स को पढ़ा जाता है, वो अभी भी चार्ल्स डिकन है। तो चार्ल्स डिकन्स के अंदर काफी खसूसियात और खूबियां होंगी, चाहे हम उन पे तनकीद भी चलो कहीं ना कहीं करेंगे। सो इट वाज एट द एज ऑफ द 25 with the publication of the Pickwick Papers that Dickens suddenly sprang into the fame. 25 साल की उम्र में पिकविक पेपर जब वो पब्लिश करते हैं तो एकदम से एज ए नॉवेलिस्ट जो है सामने आ गए, and came to be regarded as the most popular of English novelists. In his early novels, Pickwick जो 1837 में आता है, and Nicholas Nickleby, for instance, Dickens followed the tradition of Smollett. ठीक है, तो इन्होंने शुरू में जो लिखना स्टार्ट किया था बिल्कुल स्मॉलेट को कॉपी किया। स्मॉलेट के जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो करने की कोशिश की। लाइक स्मॉलेट्स नॉवेल्स, दे आर मोर बंडल्स ऑफ एडवेंचर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ द कैरेक्टर हु फिगर इन दैट। तो कई दफा जो बड़े नॉवेलिस्ट होते हैं वो भी आइडियलाइज करते हैं किसी न किसी अदर ग्रेट ऑथर्स को। जैसे हमारे यहाँ जो है सादत हसन मंटो ने काफी बड़ा अच्छा काम किया। तो उन्होंने वो जो है ना शुरू में उन्होंने विक्टर ह्यूगो के काम को जो है वो ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेशन से अपना काम स्टार्ट किया और फिर जनरली वो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की तरफ है। तो इस तरह स्मॉलेट से मुतासिर होकर उसी के टेंड पे लिखना स्टार्ट किया चार्ल्स डिकन ने, और फिर ग्रेजुअली जो है सिस्टमैटिक एंड कोहेरेंट प्लॉट जो है ना अल्टीमेटली उन्होंने तख्लीक किया है बाद में। On his Martin Chuzzlewit, Dombey and Son, and David Copperfield, he made some effort towards unification, but even here the plots are loose. यानी यहाँ पे इन्होंने अपने आर्ट को और डेवलप किया, लेकिन अभी भी it was in the Bleak House जहाँ पे अगले नॉवेल्स के अंदर that he succeeded in gathering up all the diverse threads of the story in a systematic and coherent plot. तो इनका जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन की जो स्किल है उसको सामने रखकर हमने 2-3 नॉवेल्स की भी हमने बात कर ली यहाँ पे, जहाँ पे ये बिल्कुल स्मॉलेट को कॉपी कर रहे हैं पेपर्स के अंदर, निकोलस निकलबी के अंदर बिल्कुल अभी ये कॉपी स्टाइल में चल रहे हैं। फिर इन्होंने मार्टिन चज़लविट, डॉम्बे एंड सन और डेविड कॉपरफील्ड लिखा, जहाँ जहाँ आर्ट इनका और डेवलप होता है, लेकिन ब्लीक हाउस में जाकर सिस्टमैटिक और कोहेरेंट प्लॉट जनरेट करने में कामयाब होते हैं। सेंटिमेंटलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। His later novels, Dorrit, A Tale of Two Cities, and The Unfinished Edmund Root, were also like Bleak House, यानी systematically planned। इनका plot construction जो आपको बहुत supreme art जो है वहाँ पे आपको नजर आएगा। A Tale of Two Cities is the finest example of plot construction, ठीक है। और इनका जो वर्क है एडमंड रूट जो अनफिनिश्ड है, ये भी आप याद रखना, ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका। द नॉवेल्स व्हिच ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड एंड पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ द एडवेंचर रिवर्टेड इन द हैंड्स ऑफ द डिकन्स टू द लिटरेचर ऑफ फीलिंग। रोमांटिक एज में हम देखते हैं ना एडवेंचर, हॉरर और गॉथिक नॉवेल्स में चला गया था, हाँ सेंस प्रोवाइड किया था जेन ऑस्टन ने आल्दो, और उसके बाद जो है नॉवेल ऑफ फीलिंग जो है फीलिंग्स और पैथोस और जो सेंटिमेंट्स हैं, too much emphasis on feeling often led Dickens to sentimentalism, as it happened in the case of Richardson. बिल्कुल जैसे रिचर्डसन के सेंटिमेंटलिज्म की हमने बात की थी, डिकन्स में भी कुछ हमें सेंटिमेंटलिज्म नजर आता है। His novels are full of pathos, and there are many passages of the studied and extravagant sentiment. But Dickens' sentimentalism, for which he is often blamed, is a phase of his idealism. तो लेकिन ओवरऑल जो इनके 15 नॉवेल्स को जब सामने रखकर बात की जाती है तो कहा जाता है कि इनका सेंटिमेंटलिज्म असल में एक फेज है, एक पार्ट है ओवरऑल आइडियलिज्म का। लाइक ए ट्रू आइडियलिस्ट, डिकन्स सीक्स टू एम्बॉडी इन हिज आर्ट द इनर लाइफ ऑफ ए मैन विद अ डायरेक्ट और इम्प्लाइड मॉरल पर्पस। ठीक है, तो असल में एक आइडियलिस्ट, हमें ज्यादा ये बड़े आइडियलिस्ट नजर आते हैं और जो सोसाइटी पे तनकीद करते हैं और डायरेक्ट करते हैं
और अंदर अंदर इनका एक हमें मॉरल पर्पस नजर आता है कि एक करेक्ट और एक बेटर सोसाइटी के प्यार, जो कि सारे अर्ली जो नॉवलिस्ट हैं उनका इनका एक खासा है कि मॉरल पर्पस रख के वो लिखते हमें नजर आते हैं। तो आज तो इनके अंदर हमें सेंटिमेंटलिज्म मिलेगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो एक आइडियलिज्म का एक पार्ट है। सो वो कैसे हमें पता चलता है कि डिकन इज आइडियलिस्ट? सो डिकन्स आइडियलिज्म, द वर्ल्ड इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। ये डिकन का आइडियलिज्म है, द वर्ल्ड इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। ही वैल्यूज क्वालिटीज लाइक ऑनर, fidelity, courage, magnanimity. The best example of the Dickens idealism is found in Tale of Two Cities, where he preaches a sermon on the sublime text. Greater love path no man than this, that a man lay down his life for his friend. यहाँ पे आप देखते हैं कि एक किरदार जो इसकी जो हम शक्ल होता है दूसरे का, वो अपनी जिंदगी दे देता है किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे को बचाने के लिए, अपने लव के लिए, अपने इमोशन के लिए वो अपनी लाइफ जो है वो दाव पे लगा देते। So another phase of the Dickens idealism was his implicit belief that this is the best of all possible worlds. और डिकन का ये भी बिलीव था, this is the best possible world जिसमें वो रह रहे हैं, ठीक है। In spite of the pain, dirt and sin with which his novels are full, they leave an impression on the reader of the unwavering optimism of the Dickens. तो डिकन के नॉवल में हमें सोसाइटी में प्रॉब्लम नजर आएंगे, वहाँ सफरिंग भी होगी, वहाँ डर्ट भी होगी, वहाँ सिन भी होगा, वहाँ प्रॉब्लम भी होंगे, लेकिन एक ओवरऑल जो टोन है वो हमें ऑप्टिमिस्टिक टोन मिलेगी। जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि इन सारे नॉवलिस्ट के अंदर ये कॉमन चीज है, और ऑप्टिमिज्म मिलेगी और एक पॉसिबल बेहतर दुनिया के बारे में एक नजरिया मिलेगा। So he shared to the full the sanguine spirit of the age, and despite the hardness of the heart and the selfishness of those in high places, their greed and hypocrisy and the class prejudices which had divided man from man, Dickens believed that the world was still a very good world to live in. और डिकन का अल्टीमेट नजरिया तो हम ये आइडियलिज्म में लेके चलते हैं, वो ये है कि the world is still a very good place to live in. इतने सारे मसाइल के बावजूद ये अपनी सोसाइटी के साथ हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी दुनिया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत अच्छी दुनिया है, दिस इज द वर्ल्ड, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, और ऐसी दुनिया जहां पे रहा जा सकता है। सो ही हैड फेथ इन द बेटर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु लिव एंड स्ट्रगल। और इंसानियत में भी ये बेहतर साइड को देखते हैं, स्ट्रगल करना, जिंदगी जिंदा रहने की कोशिश करना, तो उसके ऊपर इनका फेथ है। सो इन पॉइंट्स को देखकर हम कह सकते हैं कि डिकन्स के में जो है ना आइडियलिज्म पाया जाता है। So idealism and humor. All his characters came out of the pit of the suffering and the distress as a better man, uncontaminated and purer than before. और इसके किरदार अगर हम देखें, जैसे सिडनी कार्टन है, तो शुरू में देखे वो एक एमलेस सा इंसान है, कोई इसका पर्पस नहीं, कोई इसकी मोरालिटी नहीं, कोई बात नहीं, और अल्टीमेटली देखें वो एक अनकंटेमिनेटेड, एक प्योर मैन बन के सामने आता है। एट द वेरी एंड एक हीरो की तरह इमर्ज होता है, जब अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है, तो आप सिडनी कार्टन को कितना एडमायर करते हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कैरेक्टर केम आउट फ्रॉम द पिट ऑफ सफरिंग एंड डिस्ट्रेस एज बेटर मैन, uncontaminated and purer than before. So, but the most delightful manifestation of the idealism of the Dickens is his humor, which is almost irresistible. और ये इसकी जो सफरिंग है, जो प्रॉब्लम है, वो अगर प्रेजेंट डिकन करता भी है तो बड़े लाइट मूड के अंदर, ह्यूमर के सेंस में आइडियलाइज करते हुए फॉरगिव कर देता है अपने किरदार। It is clearly manifest in his first novel Pickwick, and in the succeeding novels it broadened and deepened. So ये इनका आइडिया जो है ग्रेजुअली वो डीप होता चला जाता है। So Dickens has the knack of uniting humor with pathos in a sort of tragic comedy, and which is especially noticeable in the certain section of Old Curiosity Shop and Martin Chuzzlewit. तो इनके दूसरे वर्क्स को हम देखते हैं जहाँ पे हमें पैथोस अगर मिलते हैं, जहाँ पे हमें इसके करैक्टर अगर सफर करते मिलते हैं, या टेल ऑफ टू सिटीज आपको याद ही होगा, जितनी भी सफरिंग है अल्टीमेटली तकरीबन रेस्क्यूड हो जाती है। इवन डॉक्टर मैनेट जो है वो भी
दोबारा से ठीक हो जाते हैं, इतनी ज्यादा सफरिंग गुजारने के बावजूद हमें हमदर्दी रहती है। लेकिन ओवरऑल मैसेज हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट मिलती है, एक होप मिलती है और पॉजिटिव नोट पे जो है नॉवल एंड। So all his characters are humorous, highly idealized, and yet retaining so much of the real that we recognize in them some disposition of ourselves and the men and the women. So the number of these humorous types that Dickens contributed to the fiction runs into thousands. In fact, there is no other writer in English literature except only Shakespeare who has created so many characters that have become permanent element of the humorous tradition of English race. उन्होंने जो ह्यूमरस कैरेक्टर पार्टिकुलरली क्रिएट किए भी हैं, तो उनका मुकाबला कहा जाता है क्रिटिक्स के यहाँ कि वो शेक्सपियर के किरदारों के साथ है। इवन टेल ऑफ टू सिटीज में भी आपको एक दो ऐसे किरदार याद होंगे जो एक मजाया किरदार थे, तो उन्होंने काफी ह्यूमरस टाइप्स भी क्रिएट्स की हैं जो मेमोरेबल। बल्कि डिकन्स की कैरेक्टराइजेशन जो है ना शेक्सपियर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है हमेशा। एक ऐसे किरदार वो तख्लीक करते हैं जो हमारे ज़हनों पे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, हमें हमेशा याद रहते हैं, वो हमें भूलते नहीं हैं। Beside being an idealist, Dickens was also realist. डिकन के नजरिए में हमें आइडियलिज्म के साथ हमें एक रियलिस्ट पिक्चर भी नजर आती है, जहाँ ये सफरिंग और प्रॉब्लम्स को उस टाइम के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा था, और इस तरह के और सोशल डेवलपमेंट की वजह से, सोशल चेंजेस की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, हम डिकन के नॉवेल्स में हमें वो भी नजर आते हैं। तो उस बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि डिकन ना सिर्फ एक आइडियलिस्ट था, सेंटिमेंटलिज्म भी है इसके अंदर है, लेकिन वो पार्ट अगर आइडियलिज्म का है तो फिर इसके साथ साथ ये एक रियलिस्ट भी था। He begins his literary career as a reporter, and his short work sketches by Boz have the air of the 18th century quiet observer and the news writer. तो जो कि ये बिल्कुल मीडिया से वाबस्ता थे, एक रिपोर्टर के तौर पे अपने कैरियर का आगाज किया। तो रिपोर्टिंग की खास बात क्या होती है कि उसमें हमेशा न्यूज़ जो हैं या रिपोर्ट्स जो हैं वो हकीकी वाकयात को पोर्ट्रे करने के लिए, लोगों को बताने के लिए लिखी जाती है। इससे इनकी राइटिंग स्किल, एक रिपोर्टर की राइटिंग स्किल का एलिमेंट भी हमें नजर आता है डिकन के काम में। सो इन इट हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हिच अंडरलाई द नॉवेल्स ऑफ द डिकन्स, not only novels like David Copperfield, where it is so obvious, but also hard times where one would least expect to find them. So he awakened the interest of the public in the social conditions of the England. तो ठीक है, जिसने सोशल पिक्चर इनके नॉवल में हमें मिलती है, वो आगे हम देखेंगे कि थैकरे के काम में हमें या दूसरे नॉवेल्स में शायद उस तरह से ना मिले। और इसकी एक और वजह ये थी कि इनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनकी जाती जो जिंदगी है उसमें भी काफी ट्रबल्स थे, काफी परेशानियां थी, इन्हें लॉ का भी एक्सपीरियंस था, और लिहाजा वो इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है सोशल कंडीशन से खुद इन्होंने फेस किए हैं वो प्रॉब्लम, उनको ये हाईलाइट, उनको पेजेस में पेंट करते, लफ्जों से पेंट करते नजर आते हैं। So the novels of the Dickens were full of the personal experiences, anecdotes, stories from friends, and statistics to show that they were founded upon facts. तो फैक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं, फैक्ट्स पर बेस करते हैं, सोशल कंडीशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं, हमें नजर आते हैं। ऑल द डोमिनेट जो इनके ऊपर जो हम फ्रेज लगाएंगे वो तो आइडियलिज्म रहेगा, लेकिन इन्होंने रियलिस्टिक पिक्चर भी दी है, लेकिन वो जो कि लाइट टोन पे है, बड़ा लाइट नोट पे इन्होंने लिखा है, ह्यूमर के साथ, अल्टीमेटली गुड फेथ के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आइडियलिज्म है उस लेवल। So reformer of the age, from the first to the last, was a novelist with a purpose. He was a staunch champion of the weak and the outcast and the oppressed. गरीबों के बारे में इन्होंने लिखा, कमजोरों के बारे में लिखा, जिनकी कोई हालत नहीं थी, ऐसे किरदार इन्होंने प्रेजेंट किए। And in the almost all his novels, he attacked one of abuse and the other in the existing system of the thing. और इनमें एक रिफॉर्मर ऑफ द एज एलिमेंट हमें इनमें नजर आता है कि ये जैसे कि हर सारे अर्ली विक्टोरियन हमें लग रहा है कि वो टीचर है, रिफॉर्मर है स्पेशली। सो इट इज देयरफॉर नो एक्सैजरेटिंग टू से दैट ह्यूमैनिटेरियनिज्म इज द की नोड ऑफ हिज वर्क। इनमें ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म नजर आएगा, एंड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी दैट ही एंजॉयड एज अ नॉवेलिस्ट, Dickens may justly be regarded as one of the foremost
रिफॉर्मर्स ऑफ हिज एज। तो एक हमें रियलिस्ट का टच हमें मिल जाएगा, ट्रू पिक्चर, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करना, एक मॉरलिस्ट की तरह लिखना, एक टीचर की तरह, एक रिफॉर्मर की हमें स्पिरिट इसके इनके काम में नजर आती है डिकन के काम। तो ये डिकन का टोटल एक मिजाज है, आप देख सकते हैं, एक टीचर का, एक रिफॉर्मर का, एक टीचर का, एक पर्पस के साथ राइटिंग लिखना, ट्रू पिक्चर ऑफ द सोसाइटी, और फिर आइडियलिज्म का। और बाकी इनके नॉवल जो हैं वो प्रोलिफिक राइटर थे, 15 नॉवल क्रिएट किए, और एक जो है वो अनफिनिश्ड नॉवल भी है, वो भी आपको पता चल चुका है। अब हम नेक्स्ट जो है अपने नॉवलिस्ट को देखते हैं, तो इनको समझते हुए हमें डिकन के बारे में, और या डिकन की समझ कर हम थैकरे को समझ सकते हैं कि ये दोनों, जैसे ब्राउनिंग और टेनिसन में हमने कंपैरिजन किया है, तो हम इन दोनों में भी कंपैरिजन करते हैं। सो विलियम मेकपीस थैकरे हमारे दूसरे नॉवलिस्ट। So Thackeray, who was Dickens' contemporary and great rival for the popular figure, lacked his weaknesses and his genius. और उसने इतना जीनियस नहीं है क्रिटिक्स के यहाँ। आप तो अपने टाइम पे ये बड़ा राइवल था, दोनों में बड़ी राइवलरी रहती थी। कभी एक का नॉवल आता तो दूसरे का नॉवल उसके मुकाबले में चल रहा होता था, और लोगों में कंपटीशन पाया जाता था। लोग पढ़ते थे कि हाँ जी आप किसको फॉलो कर रहे हैं, डिकन को पढ़ते हैं कि थैकरे को पढ़ते हैं। इनके अपने अपने फैन क्लब्स थे, और एक कंपटीशन था इन दोनों के दरमियान, और दोनों ने बहुत क्लास के नॉवल प्रोड्यूस किए एज फार एज नॉवल राइटिंग एंड आर्ट इज कंसर्न। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि डिकन्स जो है वो ज्यादा बड़े नॉवलिस्ट। He was more interested in manners and morals of the aristocracy than in the great upheavals of the age. थैकरे जो है ना, इसका फोकस किस पे था? मैनर्स के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर, और किसके? एरिस्टोक्रेटिक क्लास के ऊपर। ठीक है, ये एक एलीट क्लास है, उसको देख रहा था, उससे बिलोंग करता था, लिहाजा वहां का एक्सपीरियंस से ज्यादा था। सो इसके नॉवेल्स में आपको मिलती है एलीट क्लास के ऊपर क्रिटिसिज्म मिलता है, उनके मैनर्स को उसने क्रिटिसाइज किया या उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, या इसका सारा फोकस आपको एरिस्टोक्रेसी पे मिलता है। जबकि डिकन्स के यहाँ आपको जो है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के कैरेक्टर्स मिलते हैं। आपको उसको जगह जगह जो है आपको पागल भी मिलते हैं, जेलों में कैदी लोग भी मिलते हैं, आपको गरीब लोग मिलते हैं। ये सारे किरदार हैं आपको डिकन्स के काम में ज्यादा मिलते हैं, जबकि थैकरे में इस तरह के लोअर क्लासेस के कैरेक्टर आपको नजर नहीं आते। सो अनलाइक डिकन्स हु केम ऑफ ए poor family and had to struggle hard in his boyhood, Thackeray was born of the rich parents, inherited a comfortable fortune and spent his young day in comfort. तो असल में दोनों का बैकग्राउंड जो कि डिफरेंट था। नॉवल आपको पता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप लिख सकते हैं, जब जिस चीज को आपने तजुर्बा ना किया वो उस पर नावल नहीं लिखा जा सकता। सो डिकन एक पुअर फैमिली में पैदा हुआ था, जिंदगी में सफर किया है, डिफरेंट जो है वो प्लेसेस पे ये लोग रहे, छोटे मोटे जॉब्स इसको करनी पड़ी, तो इसकी कुछ ना कुछ बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी। सो थैकरे जो है वो रिच पेरेंट्स में पैदा हुआ था, इसलिए उसने एरिस्टोक्रेटिक क्लास को एक्सपीरियंस किया, एलीट क्लास को उससे तजुर्बा ज्यादा था, लिहाजा उसके नॉवेल्स में भी, दोनों के नावल में ये हमें जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉवल राइटिंग है वो डिफरेंट है। तो डिकन और थैकरे को आगे भी हमें और कंपेयर करते हैं इनको। But whereas Dickens, in spite of his bitter experiences, Dickens के bitter experiences, क्योंकि lower classes में हर तरह के poverty के problem, बीमारियों को झेलना, law and order के मसाइल जो इन्होंने फेस किए हैं, so these are the bitter experiences. Retained a buoyant temperament and a cheerful outlook on life. इस सब के बावजूद कि डिकन्स ने bitter experiences किए हैं लाइफ में, ठीक है, उसके बावजूद उसकी जो आउटलुक है, that is a cheerful आउटलुक ऑन लाइफ डिकन के अंदर डेवलप हुई। उसके बावजूद वो एक ऑप्टिमिस्ट था, एक आइडियलिस्ट था, और एक चीयरफुल राइटिंग उसने की। थैकरे इन स्पाइट ऑफ हिज कंफर्टेबल एंड इजी लाइफ टर्न्ड सिनिकल टुवर्ड्स द वर्ल्ड। हैरत की बात नहीं है कि वो जो कंफर्टेबल दुनिया में पैदा हुआ, जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ था, जिसने हमेशा कंफर्ट जिंदगी की देखी, और उसके अंदर एक सिनिकल बिहेवियर टुवर्ड्स द वर्ल्ड डेवलप होता है। वे यूज्ड हिम सो वेल एंड फाउंड शेम्स, deceptions, vanities everywhere because he looked for them. तो इस शख्स का जो कि सिनिकल भी हुआ, इसलिए इसको हर जगह पे प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, इसे डिसेप्शन नजर आती है, इसे वैनिटीज नजर आती है, और ये एलीट क्लास के अंदर इसे दिखावा नजर आता है, सुपरफिशियलिटी नजर आती है, एक फेक्ड मैनर्स नजर आते हैं, शैम्स नजर आते हैं। तो ये सारी चीजें उसे नजर आती हैं क्योंकि उसका एक सिनिकल वर्ल्ड व्यू
डेवलप हो जाता है। और डिकन जो कि जिसकी जिंदगी जो है ना दुखों से भरी हुई है, प्रॉब्लम से फुल है, लेकिन आउटलुक क्या है, उसे हर जगह ह्यूमन नजर आता है, गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी नजर आती है, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो आई मिलती है। सो डिकन वाज मोर इंटरेस्टेड इन प्लेन कॉमन पीपल, होना भी था, उसका जाती तजुर्बा ही उन्हीं लोगों के साथ था। सो थैकरे ऑन द अदर हैंड वाज मोर कंसर्न्ड विद हाई सोसाइटी, अब होना था क्योंकि हाई सोसाइटी का ही तजुर्बा था, लेकिन इनकी आउटलुक आप देख सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे डेवलप हो रही है। द मेन रीजन of this fundamental difference between the two was not, however, of environment but of the temperament. दोनों का temperament बिल्कुल अलग था और दोनों का जिंदगी का तजुर्बा भी अलग था। Whereas Dickens was romantic and emotional and interpreted the world largely through his imagination. Dickens ने imagination देखा, क्योंकि present जो facts हैं वो तो बड़े नाखुशगवार थे, वो तो जिंदगी मुश्किलात से फुल थी, लेकिन imagination से क्या है, एक रोमांटिसाइज कर लेना, इमोशनली खुद को जो है वो चीजों को बेहतर करके देख लेना, उस इमेजिनेशन की पावर ने उसे ये चीज दी। थैकरे वाज द रियलिस्ट एंड द मॉरलिस्ट एंड जज्ड सोली बाय द ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। और थैकरे क्या है, चीजों को एज इट इज लेते हैं, बल्कि जो चीजें हैं अच्छी हैं उनमें भी ऐसे कीड़े नजर आते हैं, उसमें भी खराबियां नजर आती हैं, और ये बुरी चीजें देख लेता है। सो इज मॉरलिस्ट, इज रियलिस्ट, और बिल्कुल इमेजिनेशन से कोई रोमांटिसाइज नहीं करता चीजों, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक रोमांटिसाइज वर्ल्ड में रह रहा है, तो उसमें खराबी उसे नजर आनी चाहिए, और उससे बेहतर चीजें कैसे नजर आ सकती थी, अगर आप इस पे और ज्यादा भी सोच सकते हैं। तो इन दोनों का जो कंट्रास्ट है वो ना सिर्फ ये कि आप इन दोनों को समझने में आपको मदद कर रहा है, बल्कि इनके नॉवेल्स को भी अंडरस्टैंड करके आप उन पे अच्छे भले कमेंट कर सकते हैं और इन दोनों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। आई हैव नो ब्रेन अबव माई आईज, ठीक है जी, ये किसने कह दिया, आई हैव नो ब्रेन अबव माई आईज, यानी जो मेरी आंखें देखती हैं उससे मैं ऊपर कुछ भी नहीं इमेजिन करता। सो thus if we take the novels of the both together, they give us a true picture of all classes of the English society in the early Victorian period. early Victorian period की टोटल हमने अगर पिक्चर देखनी है तो फिर हमें डिकन और थैकरे को दोनों को साथ साथ रखना होगा, क्योंकि लोअर और मिडिल क्लास को पेंट कर रहा है चार्ल्स डिकन, और हायर क्लास जो है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है, वो उसको पेंट कर रहा है थैकरे। तो थैकरे और डिकन को सामने रखेंगे तो हमें टोटल पिक्चर जो है, टोटल सोशल क्लास जो है नजर आ जाए। So Thackeray is first of all a realist who paints life as he sees it, और दूसरी जो है वो बड़ा रियलिस्ट था, हार्ड किस्म का रियलिस्ट था, वो कहता है जो मुझे नजर आता है मैं वही लिखूंगा, ठीक है। और इस पे आपको सादत हसन मंटो वाली लाइनें भी याद आती है, वही कहते थे ना कि जो मुझे दिखता है मैं तो वही लिखता हूँ, आप लोग अगर बुराइयां ना करें तो मैं बुराइयां नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी थैकरे वाली वो थिंकिंग है। So as he says of himself, I have no brain above my eyes. I describe what I see. तो ये लाइन आपने आप याद रखनी है थैकरे की। I have no brain above my eyes. I describe what I see. उसने कहा भाई मैं तो वही बयान करता हूँ जो मुझे नजर आता है, और here brain mean imagination, मैं कोई रोमांटिसाइज नहीं करूंगा, मैं क्यों इमेजिनेशन से इसको बेहतर बना के दिखाऊं दुनिया को, मैं तो वही बताऊंगा जो आप लोग कर रहे हो। He gives in his novels accurate and a true picture of especially of the vicious elements of the society. He is readily offended by the shams, falsehood and hypocrisy of society. जैसे मुनाफिकत नजर आती थी एलीट क्लास के अंदर, जो सोशल क्लास है उनकी इंग्लैंड की उस टाइम की, उसमें जो falsehood, उसमें जो shams नजर आते हैं, जो दिखावा नजर आता है, जो आर्टिफिशियलिटी नजर आती थी, जो सुपरफिशियलिटी नजर आती थी, जितनी भी खराबियां से दिखते थे वो इसने पेंट कर दिया अपने नॉवेल्स के अंदर। तो क्या नतीजा निकला? द रिजल्ट इज दैट ही सैटिराइजेस देम, बट हिज सैटायर इज ऑलवेज टेम्पर्ड बाय काइंडनेस एंड ह्यूमर। ऑल्दो ओवरऑलिंग मिजाज जो कि सारे इन नॉवेलिस्ट का है कि ये मॉरलिस्ट हैं, अल्टीमेटली हम कहते हैं कि इन्होंने एक पर्पस के साथ लिखा, वो इन सब में हमें कॉमन नजर आता है। सो थैकरे इज आल्सो ए मॉरलिस्ट। हम कह सकते हैं कि थैकरे भी अल्टीमेटली आप इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और एक मॉरल पर्पस को सामने रखकर एक प्रीचर की तरह लिख रहे हैं। सो मोरओवर बिसाइड बीइंग रियलिस्ट एंड सैटिरिस्ट, थैकरे इज आल्सो मॉरलिस्ट। In all his novels, he definitely aims at creating a moral impression, and he often behaves in an inartistic manner by explaining and emphasizing the moral significance of his work. The beauty of the virtue and the ugliness of the vice in his characters is so obvious on every page that we do not have to consult our conscience over their actions.
तो हमें जानने की जरूरत नहीं, उसके हर हर पेज पे, हर जगह पे द ब्यूटी ऑफ द वर्च्यू नजर आएगा, वर्च्यू इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, और वाइस इज प्रेजेंट एज अगली। ये चीजें बिल्कुल ऐसे डिमार्केशन हमें एक नजर मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, एक सेपरेटनेस मिलेगी हमें, और ये चीजें, और ये इसके जो वाइस कैरेक्टर्स हैं वो पनिश्ड होते नजर आएंगे, और वर्चुअस हैं वो रिवार्डेड होते नजर आएंगे। तो एक मॉरलिस्ट की तरह, तो थैकरे को हम कह सकते हैं कि वो रियलिस्ट हैं, सैटरिस्ट हैं, और एक मॉरलिस्ट है। तो इनका एक काम है जी, बहुत बड़ा जो इनका नॉवल है वो है द वैनिटी फेयर। बट द क्वालिटी ऑफ द थैकरे इज मोस्ट remembered as a novelist in the creation of living characters। इसने तो बड़ी जबरदस्त कैरेक्टर प्रोड्यूस किए डिकन की तरह। डिकन के साथ आपको पता है इसका कंपटीशन रहता था, दोनों के नॉवल जो हैं उनकी रेटिंग चला करती थी। He holds up mirror to life, he presents life itself, जैसे कि वो है एक मिरर की तरह, उसको मिरर किया जिंदगी को, यानी एक रियलिज्म की तरह। It was with the publication of the Vanity Fair in 1846, Vanity Fair आता है जी 1846 के, that the English reading public began to understand that what a star had risen in English letters। Vanity Fair से पता चला लोगों को, ये खास तौर पे क्रिटिक्स मानते हैं कि ये इनका बहुत बड़ा वर्क है, और इससे इनको बहुत एवरलास्टिंग फेम मिला। और यकीनन वैनिटी फेयर जब आया होगा तो डिकन्स को कितना दुख लगा होगा, आप सोच सकते हैं। Vanity Fair was succeeded in 1849 by Panden's, which as an autobiography holds the same place among his work as David Copperfield does among those of the Dickens। Dickens के यहाँ डेविड कॉपरफील्ड का मकाम है। डेविड कॉपरफील्ड जो है ना वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, डिकन्स की अपनी लाइफ स्टोरी हमें वहां पर नजर आती है। पेंडेनिस के अंदर भी यही टच हमें मिलता है वैनिटी फेयर के बाद। पेंटेड द कंटेम्पररी मैनर्स, उन्होंने क्या किया है, कंटेम्पररी मैनर्स को पेंट किया है। In 1852 appeared the marvelous historical novel of Henry Esmond, which is the greatest novel in its own special kind ever written। इनका जो नॉवल है ना हेनरी एस्मंड, उसका भी एक खास मकाम है। In it Thackeray depicted the true picture of the Queen Anne period and showed his remarkable grasp of the character and the story। In his next novel Newcomes, he returned to the modern times and displayed his great skill in painting the contemporary manners। उन्होंने हिस्टोरिकल नॉवल भी लिखा है जहाँ माजी में उन्होंने झांका है, क्वीन एन के टाइम को पेंट किया। उसके अलावा न्यू कम्स में ये फिर दोबारा मॉडर्न टाइम्स के वापस आते हैं और कंटेम्पररी सोसाइटी और उनके मैनर्स जो इनका खास सब्जेक्ट मैटर है उस पर वापस आते हैं। बाय सम क्रिटिक्स न्यू कम्स इज कंसिडर्ड टू बी हिज बेस्ट नॉवल। कुछ के यहाँ वैनिटी फेयर से शायद ये बड़ा वर्क है न्यू कम्स। So his next novel, The Virginians, which is the sequel of Esmond का उन्होंने सीक्वल भी लिखा है हेनरी एस्मंड का, The Virginians के नाम से, deals with the third quarter of the 18th century। So in all of these novels, Thackeray has presented life in the most realistic manner। तो बड़ी जो इन पे जो लेबल लगेगा वो है एक हार्ड किस्म का, एक रियलिज्म जो है। तो इनके जो नॉवल है वर्जीनियंस हैं, जो सीक्वल है एस्मंड का, हेनरी एस्मंड का एक हिस्टोरिकल नॉवल है, और न्यू कम्स हैं और वैनिटी फेयर है, ये इनके बड़े बड़े काम हैं। तो यहाँ पे जाके हम एक दफा फिर ब्रेक करेंगे। तो लास्ट जो है हमने बात की थी वो थी थैकरे की, who painted the contemporary manners। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे स्लाइड नंबर 22 से 23 की तरफ। माइनर नॉवलिस्ट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, हमने मेजर नॉवलिस्ट को डिस्कस कर लिए हैं, हम दो लीडिंग नॉवलिस्ट उनके काम को। अब हम माइनर नॉवलिस्ट की तरफ आते हैं। बस जरा फोकस बनाए रखिएगा क्योंकि अब जो नॉवलिस्ट आ रहे हैं वो ढेर सारे नॉवलिस्ट हैं, एक साथ हम सारे नॉवलिस्ट उनके काम को हमने देखने हैं। आपकी मेमोरी भी थोड़ा सा बर्डन रहेगा, थोड़ा होश से काम लेते हुए नोट डाउन पे आप साथ साथ कर लें, तो एंड पे जो टेस्ट होगा आपका उसे आप क्वालिफाई कर लेंगे। सो among the minor novelists of the early Victorian period, Benjamin Disraeli, Brontes, Mrs. Gaskell, Charles Kingsley, Charles Reid, Wilkie Collins and Trollope, ये वेल नोन है। तो इतनी लिस्ट को हमने इनमें से गुजरना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो नॉवलिस्ट हैं ये हैं बेंजामिन
इसराइली। थोड़ा सा शायद आपको ये नजर ना आ रहा हो, मैं इसको, इसका नाम आपको दिख रहा है? नहीं सर। नीचे ले आते हैं। जी सर, नजर आ रहे हैं आप। अब मेरे पास जरूर नजर आ जाएगा, फुल स्क्रीन कर दिया। So he wrote his first novel, Vivian Grey, in which he gave the portrait of Dandy, a young, intelligent adventurer without scruples. So in the succeeding novels, Coningsby, our Sybil, and Tancred Disraeli was among the first to point out that the amelioration of the wretched lot of the working class was a social duty of the aristocracy. कि ये खुद तो खैर एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे, आपको पता है। Being a politician, he was a politician, or who became the Prime Minister of England. He has given us the finest study of the movement of the English politics under Queen Victoria. और ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और इंग्लैंड में आप देख लें प्राइम मिनिस्टर कितने पढ़े लिखे होते हैं। बेंजामिन डिसराइली वाज अमंग द नॉवेलिस्ट, और एक नॉवेलिस्ट प्राइम मिनिस्टर बना। और इन्होंने जो है वो पुअर क्लास, जो वर्किंग क्लास है, उनकी प्रॉब्लम ना सिर्फ इन्होंने हाईलाइट की लाइफ के अंदर, बल्कि इन्होंने अपने नॉवेल्स में भी उसको मौजू बनाया, जैसे विवियन ग्रे और कनिग्सबी, सिबिल एंड टैनक्रेड। सो एक पॉलिटिशियन, नॉवेलिस्ट हैं, आसानी से याद रखे जा सकते हैं। बेंजामिन डिसराइली प्राइम मिनिस्टर रहे इंग्लैंड के। He has given us the finest study of the movement of the English politics under Queen Victoria. All his novels are written with a purpose. और ये तो होना ही, क्योंकि अर्ली विक्टोरियन में हम कह रहे हैं पर्पस के बगैर कोई भी नहीं लिख रहा। हर किसी के पास एक मकसद है, और आर्ट फॉर द आर्ट से कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। नॉवल फॉर द सेक ऑफ नॉवेल्स नहीं लिखे जा रहे, बल्कि पर्पस के साथ इसे मीडियम बनाया जा रहा है। And as the characters in them are created with a view to the thesis, they retain a certain air of unreality. तो इनके कैरेक्टर में हमें कहीं कहीं एक बनावट सी नजर आती है, अनरियलिटी की नजर आती है, क्योंकि एक पर्पस के साथ लिखा जा रहा है। और इनके ये काम आपने याद रखने हैं, इनका प्राइम मिनिस्टर होना, इनका पॉलिटिशियन होना, ये आपने याद रखना। तो ये थे बेंजामिन डिसराइली। The Bronte sisters बड़ी फेमस हैं, ये सिस्टर जो हैं, वो मेड देयर मार्क एज नॉवेलिस्ट वर शार्लेट ब्रॉन्टे एंड एमिली ब्रॉन्टे। शार्लेट ब्रॉन्टे, ओवरऑल ये तीन बहनें हैं, शार्लेट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे एंड मैरी ब्रॉन्टे, लेकिन इन दो बहनें जो हैं वो फेमस हैं। शार्लेट ब्रॉन्टे डिपिक्टेड इन हर नॉवेल्स those strong romantic passions which were generally avoided by the Dickens and Thackeray. डिकन्स और थैकरे में जो चीज जहां मिस थी, वो ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने अपने टाइम पे कवर की है, और वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है। वहां ह्यूमर है साथ, पैशन अगर है, पैथोस है, तो फिर साथ साथ ह्यूमर भी है और रीजन भी प्रिवेल करती है एट द एंड। लेकिन इनमें स्ट्रॉन्ग पैशन हमें नजर आता है शार्लेट ब्रॉन्टे के अंदर। शी ब्रॉट lyrical warmth and the play of the strong feeling into the novel. In her masterpiece Jane Eyre 1847 में पब्लिश होता है। Jane Eyre एक बड़ा नॉवल है अपने टाइम का। Her dreams and the resentments kindle every page. Her other novels are The Professor, Velete, and the Shirley. In all of them we find her as a mistress of wit, irony, accurate observation, and a style full of impassioned eloquence. तो आप इनमें डीप रोमांटिसिज्म, डीप एक पैशन और इमोशन नजर आएंगे, जो थैकरे और डेकन में हमें मिस नजर आते हैं। तो उन्होंने एक रोमांटिक किस्म का नॉवल लिखे, पैशनेट किस्म का नॉवल लिखे। और जेन आयर जो है सबसे फेमस है शार्लेट ब्रॉन्टे का। एमिली ब्रॉन्टे दूसरी साइड पे जो उनका फेमस नॉवल है, वो यकीनन आपने पढ़ा होगा, वुदरिंग हाइट्स, was more original than her sister. एमिली ब्रॉन्टे जो है कहते हैं कि ज्यादा बेहतर राइटर हैं शार्लेट ब्रॉन्टे से, जिनके जेन आयर से वुदरिंग हाइट का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। Though she died at the age of 30, she wrote a strange novel. ये बड़ी जल्दी इनकी डेथ हुई है, और जैसे रोमांटिक पोएट हमारी जल्दी उनकी डेथ हो गई थी, ये एक रोमांटिक राइटर हैं, और इन्होंने नॉवल भी बड़ा स्ट्रेंज सा नॉवल लिखा है, आज तक वो मौजूद बहस रहता है। वुदरिंग हाइट्स, which contains so many of the troubled, tumultuous and rebellious element of the romanticism, आपको नजर आएंगे। It is a tragedy of love
at once fantastic and powerful, savage and moving, which is considered now as one of the masterpieces of the world fiction. इसे world fiction में एक masterpiece का दर्जा हासिल है वुदरिंग हाउट का। बल्कि इसके कैरेक्टर्स जो है ना वो खुद एक एडजेक्टिव्स बन गए हैं, जैसे हीथ क्लिफ इसके एक कैरेक्टर है, हीथ क्लिफियन लव जो है वो एक फेमस एक फ्रेज बन चुकी है, हीथ क्लिफियन लव। तो ये इनका एक मास्टरपीस एक वर्क है। और उनका अगर जेन आयर है तो दूसरी सिस्टर यानी एमिली ब्रॉन्टे का वुदरिंग हाइट। बस आपने ये याद रखना कि शार्लेट ब्रॉन्टे ने कौन सा लिखा है और एमिली ब्रॉन्टे ने कौन सा लिखा है, सम टाइम हम आगे पीछे कर देते हैं इनको। मिसेस कैस्केल जो है एज ए नॉवेलिस्ट डेल्ट विद सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे अक्सर नॉवेलिस्ट कर रहे थे, सिवाय ब्रॉन्टे सिस्टर्स के जिन्होंने बहुत ही रोमांटिक नॉवेल लिखे हैं सेपरेट किस्म के। शी हैड फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द इवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट मिसेस कैस्केल ने जो वही टॉपिक बनाया जिसका डिकन कर रहे थे काम, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो इवल्स हैं, उनका जो फर्स्ट हैंड नॉलेज था, इनको खुद भी उसी एरिया से बिलोंग करती थी। हैविंग लिव्ड इन द मैनचेस्टर फॉर मैनी ईयर्स, मैनचेस्टर में रही हैं, और मैनचेस्टर आपको पता है वो एक हैवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है। बल्कि वो पढ़ते भी है ना कि यहाँ पे जो है वो इंडिया में जो कपास के खेत होते थे, इनकी जो मटेरियल होता था वो मैनचेस्टर के मिलों के लिए भेजा जाता था, इसलिए उन्होंने रेलवे भी बिछाया ताकि जल्दी से माल समेटा जाए और शिप्स में डाल के स्यूज कनाल से गुजार के मैनचेस्टर पहुंचाया जाए, यहाँ पे कपड़ा बने और कपड़ा बन के वापस इंडिया को भेजा जाए। तो उससे आपको याद आ रहा होगा, तो ये इंडस्ट्रियलाइज सिटी था। हर नॉवेल्स में देखें तो मैरी बर्डन एंड नॉर्थ एंड द साउथ गिव्स अस कंक्रीट डिटेल्स ऑफ द मिजरेबल plight ऑफ द वर्किंग क्लास। उन्होंने अपना जो है ना वो टारगेट किया, ऑब्जेक्ट किया, और प्रॉब्लम जो हाईलाइट किए हैं वो किए हैं विद पर्पस। जैसे पता है ये सारे लिखते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहे थे, वर्किंग क्लास के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया इन्होंने मैरी बर्टन और नॉर्थ एंड साउथ के। इन रूथ मिसेस कैस्केल शोज द सेम सिंपैथी फॉर द अनफॉर्चुनेट गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेट गर्ल्स जो हैं उनकी लाइफ जो है उनको, उनके प्रॉब्लम्स को रूथ में कवर किया है। और उसके बाद इन क्रैनफोर्ड शी गेव अ डेलिकेट पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ स्मॉल प्रोविंशियल टाउन व्हिच रिमाइंड्स अस ऑफ द जेन ऑस्टन। तो जेन ऑस्टन की तरह एक छोटे से एरिया के जो है वो लाइफ और उसके मसाइल को क्रैनफोर्ड के अंदर इन्होंने कवर किया। तो मिसेस कैस्केल के जो काम है वो एक तो वर्किंग क्लास, मिजरेबल क्लास और गरीब और देहाती और आम लोग जो हैं, खासतौर पर मैनचेस्टर के प्रॉब्लम, सिटी के जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करते हुए नजर आती हैं। उनके कामों को आपने याद रखना है, मैरी बर्टन, नॉर्थ एंड साउथ, रूथ एंड क्रैनफोर्ड, 4 वर्क्स हैं मिसेस कैस्केल। उसके बाद आते हैं हमारे पास चार्ल्स किंग्सली। चार्ल्स किंगली हु वाज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियन सोशलिस्ट। इन्होंने क्रिश्चियन सोशलिस्ट एक सोसाइटी की बुनियाद रखी एंड एक्टिवली इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड एम्बॉडीड इन हिज जनरस आइडिया ऑफ द रिफॉर्म इन द नॉवेल यीस्ट। इनका जो नॉवेल है यीस्ट एंड एल्टन लॉक, तो ये भी रिफॉर्म करना चाहते थे सोसाइटी को। मजहबी टच भी आपको इनमें मिलेगा, और क्रिश्चियन जो सोशलिस्ट उनको कहा जाता है। As a historical novelist, he returned to the earliest days of the Christianity in Hypatia. इनका नॉवल 1853 में हाइपैशिया भी आता है। अब यहाँ से आपको याद होगा कि मैंने एक मूवी आपको रिकमेंड की थी, जो सिवाय हमारे एक स्टूडेंट सफदर अली ने मुझे उस पर फीडबैक दिया है, बाकी का कोई पता नहीं। उसका एक कैरेक्टर है हाइपैशिया, उसी के ऊपर ये नॉवल है चार्ल्स किंग्सली का, जो एक फर्स्ट विमेन फिलोसोफर हमें मिलती है तारीख के अंदर। In Westworld Who, he commemorated the adventurous spirit of the Elizabethan navigators and here were the wake of the descendants of the Vikings. और कुछ इन्होंने जो है ना हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी काम किया, बल्कि हाइपैशिया भी हिस्टोरिकल वर्क है। Here were the wake के अंदर जो है ये डिसेंडेंट ऑफ द वाइकिंग के ऊपर लिखते हैं, जो नॉर्थ वाइकिंग रेस है उनके बारे में। और उसके अलावा एल्टन एंड लॉक एंड यीस्ट के अंदर ये एक क्रिश्चियन सोशलिस्ट रिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, चार्ल्स किंग्सली, तो इनके ये 3-4 काम आपने याद रखें। चार्ल्स रीड है उसके बाद हमारे पास। ही रोट नॉवेल्स विद सोशल पर्पस, जो कि पक्की बात है, सारे
आपको मतलब अर्ली विक्टोरियन सोशल पर्पस के साथ ही लिख रहे हैं, सारे रिफॉर्म करना चाहते हैं, सारे जो है वो प्रीस्ट हैं, सारे ही टीचर बन चुके हैं। सोशल पर्पस के साथ चार्ल्स रीड ने लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं, यकीनन हमें कोई हैरत नहीं हुई। सो इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। एक पेन का ये नॉवल 1853 में आ रहा है, इज अ पिक्चर ऑफ द हॉरर्स ऑफ द प्रिजन लाइफ। ठीक है, प्रिजन्स के अंदर क्या हो रहा था, चार्ल्स डिकन में भी काम किया प्रिजन्स के ऊपर, लेकिन इनका स्पेशल नॉवल है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। उसके अलावा आ रहा है जी हार्ड कैश, डिपिक्ट्स द अब्यूजेस टू व्हिच लुनेटिक्स असाइलम्स गिव्स राइज। तो लुनेटिक्स के जो मसाइल हैं, जो असाइलम्स हैं, जो पागल खाने हैं, उनकी कंडीशन को इन्होंने हार्ड कैश में पोर्ट्रे किया है। प्रिजन में प्रिजनर्स के जो, और प्रिजन का जो हॉरर है और प्रिजनर्स की जो कंडीशन है इंग्लैंड के अंदर, इट इज नेवर लेट टू मेंड में किया है, टू लेट टू मेंड। पुट योरसेल्फ इन हिज प्लेस इज डिपिक्टेड अगेंस्ट ट्रेड यूनियंस। ठीक है, वहां पे जो वर्किंग क्लास है और ट्रेड यूनियंस है उनके प्रॉब्लम जो है पुट योरसेल्फ इन प्लेस में लिखा है। हिज टेरिबल टेम्पटेशन इज अ फेमस हिस्टोरिकल नॉवल। उसके अलावा इन्होंने लिखा है द क्लस्टर एंड द हर्थ शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडल एजेस टू द रेनेसां। और दो इनके हिस्टोरिकल वर्ड्स आपके सामने आ गए, टेरिबल टेम्पटेशन और क्लस्टर एंड हर्थ। यहाँ पे ये मिडल एजेस से रेनेसां में आने वाली जो तब्दीलियों की बात करते हैं। दो हिस्टोरिकल है और तीन जो है इनके प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी लाइफ प्रॉब्लम पे हैं, जहाँ पे एक प्रिजन के प्रॉब्लम, एक लुनेटिक असाइलम्स की प्रॉब्लम और एक वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन की। चार्ल्स रीड, ओके जी। उसके बाद अब आप पास आते हैं जी विल्की कॉलिंस। He excelled in arousing the sense of terror and in keeping in suspense the explanation of the mystery of the revelation of the crime. He is the early master of the crime fiction. इन्होंने स्टार्ट किया जी क्राइम फिक्शन को, ठीक है, और सेंस ऑफ टेरर एक मिस्ट्री दी जो बाद में चल के बड़े बड़े और अच्छे नॉवेलिस्ट आते हैं इसके ऊपर। क्राइम फिक्शन पे एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं और आपके ज़हन में कोई नाम आ रहा है, चलिए क्लास के बाद आप बता दीजिएगा। His best known novels are The Woman in White, The Woman in White, बिल्कुल ऐसे लगता है क्राइम फिक्शन का एक मूवी है, एंड द मूनस्टोन इन विच ही शोज हिज ग्रेट मास्टरी इन द मैकेनिकल आर्ट ऑफ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्राइम फिक्शन की इब्तिदा करते हैं विल्की कॉलिंस। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास है एंथनी ट्रॉलोप। He wrote a number of the novels in which he presented real life without distorting or idealizing it. ठीक है, his important novels are The Warden, Barchester Towers, Barchester Tower I think इसमें है, सिलेबस में भी है, and The Last Chronicle of the Basset, in which he has given many truthful scenes of the provincial life without poetical feeling but not without humor. तो ये बिल्कुल एक एग्री करता है कि रियलिस्टिक पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन एलीट क्लास की नहीं बल्कि मिडिल क्लास। खासतौर पर रिलीजन और प्रीस्ट जो है इनके बहुत ज्यादा करेक्टर करते हैं। ट्रॉलोप हैज ग्रेट स्किल एज ए स्टोरी टेलर एंड हिज कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक एंड shrewdly drawn. His novel present a true picture of the middle class life and there is neither heroism nor villainy. तो बड़े मिडिल वे इन्होंने अडॉप्ट किया है, ना आइडियलाइज किया है, ना इनको विलेनस कैरेक्टर बनाया, बल्कि एज इट इज बनाने की प्रेजेंट करने की कोशिश की है। स्टाइल इज इजी, रेगुलर, यूनिफॉर्म एंड ऑलमोस्ट इम्पर्सनल। और मोस्टली इनका जो है फोकस है, शायद मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो है जो क्लर्जी सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसके ज्यादातर जो क्लर्जी की करप्शन है उसको ये हाईलाइट करते हैं। अगर मैंने नहीं लिखा तो आप ये लिख द एंड। उम्मीद है कि आप सुख का सांस लिया होगा, आखिर ये लेक्चर एंड हो गया।